एटम एंड इट्स स्ट्रक्चर। एक एटम और उसके स्ट्रक्चर को अगर हम लोग देखें स्पेक्ट्रोस्कोपी इनिशिएट करने से पहले, तो हमें पता है एक एटम प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होते हैं, न्यूक्लियस एटम के बिल्कुल सेंटर में होता है, और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये न्यूक्लियस के इर्द गिर्द सर्कुलर ऑर्बिट्स में मूव करते रहते हैं एक ख़ास एनर्जी से और एक ख़ास वेलोसिटी से। तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर और इलेक्ट्रॉन बाहर। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव, प्रोटॉन पे चार्ज प्लस और न्यूट्रॉन पे न्यूट्रल यानी कि ज़ीरो चार्ज होता है। न्यूक्लियर पार्ट से क्या मुराद होता है? न्यूक्लियस वाला पोर्शन, ये जो हाईलाइट किया गया है। न्यूक्लियर पार्ट के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और इसके अलावा जो पार्ट होता है एटम का उसको एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट बोला जाता है, और उसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यानी कि ये जो बाहर वाला पोर्शन है जिसको ये हाईलाइट अप किया जा रहा है, इसको क्या बोला जाता है? एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। इसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स किसी एक एटम में शेल्स में या ऑर्बिट्स में पाए जाते हैं। ये जो रेडियल पाथ्स होते हैं, सर्कुलर पाथ या रेडियल पाथ, इनको शेल्स या ऑर्बिट्स भी बोला जाता है, और इनको हम लोग नाम भी देते हैं के शेल, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू। या अगर एनर्जी लेवल्स की बात की जाए तो फर्स्ट एनर्जी लेवल, सेकंड एनर्जी लेवल, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ। तो हम लोग इस तरह भी बोल सकते हैं कि के शेल को फर्स्ट एनर्जी शेल भी बोला जा सकता है, एल को सेकंड, एम को थर्ड, एन को फोर्थ, और इसी तरीके से ये बढ़ते चले जाते हैं। और अगर एनर्जी का ऑर्डर देखें हम लोग, तो के शेल की एनर्जी सबसे कम। एनर्जी कम क्यों है इसकी? क्योंकि न्यूक्लियस के बिल्कुल पास है, आज ये न्यूक्लियस के बिल्कुल पास होता है। इस पे न्यूक्लियस की अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होती है। न्यूक्लियस का और इसका डिस्टेंस बहुत कम। जब अपोजिट चार्जेस का डिस्टेंस बहुत कम होता है तो उस वक़्त स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा। जब स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा तो एनर्जी बहुत कम हो जाती है, एल क्यू से ज़्यादा, एम क्यू से ज़्यादा। तो जो हम लोग न्यूक्लियस के दूर चले जाते जाएंगे। अब किसी एटम के साथ अगर हम लोग देखें कि एनर्जी किस तरह इंटरेक्ट करती है, ओनली दोज रेडिएशन कैन इंटरेक्ट विद एटम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच आर कंपैटिबल इन अकॉर्डिंग्स टू एनर्जी लेवल डिफरेंस बिटवीन टू एनर्जी लेवल्स। ठीक है, मान लेते हैं हमारे पास एक एनर्जी लेवल E1 है और E2 है, और एक फोटॉन आ रहा है। अब ये फोटॉन इस इलेक्ट्रॉन के साथ कब इंटरेक्ट कर पाएगा, या इसको कब ऊपर वाले लेवल में ले जाएगा? ये इलेक्ट्रॉन ऊपर वाले लेवल में तब जाएगा जब ये फोटॉन इन दोनों एनर्जी लेवल का जो डिफरेंस है उससे मुताबिकत रखता होगा। मतलब कहने का, E2 माइनस E1 अगर करें तो एक ख़ास एनर्जी की वैल्यू आएगी, और ये जो एनर्जी की वैल्यू आई है वो फोटॉन आना चाहिए जो इस एनर्जी का हो, वही इस इलेक्ट्रॉन को उठा के ऊपर लेके जा सकता है, अदरवाइज़ ये इंटरेक्ट नहीं करेगा। तो वही चीज़ यहाँ पे बयान की गई है कि E ऑफ हायर माइनस E ऑफ लोअर, यानी कि दो एनर्जी लेवल के डिफरेंस के जितनी एनर्जी फोटॉन लेके आए तभी वो फोटॉन इंटरेक्ट कर पाएगा। इनकमिंग फोटॉन्स हैव E energy will only be absorbed and electron will jump from E1 to E2। यानी कि E1 से इलेक्ट्रॉन कहाँ पे चला जाएगा? फिर E2 में चला जाएगा। कब? जब फोटॉन ऐसी एनर्जी लेके आ रहा होगा जो कि इन दोनों एनर्जी लेवल के डिफरेंस के बराबर होगी एनर्जी। और हम लोग बोल सकते हैं इफ़ इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट्स, अगर इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आता है, E amount of energy will be emitted in the form of photon and electron will come from E to E1। यानी कि E2 से इलेक्ट्रॉन E1 में जब आएगा तो एक फ़ोटॉन निकालेगा, और उस फोटॉन की एनर्जी कितनी होगी? इन दोनों के डिफरेंस के बराबर होगी। तो ये बात आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये स्पेक्ट्रोस्कोपी में, कि कौन सा फोटॉन एब्जॉर्ब होगा, कौन सा नहीं होगा। ये कैसे डिसाइड होता है
कि जिस लेवल से जिस लेवल में जाना है उन दोनों के एनर्जी डिफरेंस के बराबर एनर्जी का फोटॉन आना चाहिए, वो ही ऊपर लेके जा सकता है। इस चीज़ को हम लोग पिक्टोरियली भी देख सकते हैं। हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन मूव इन एन ऑर्बिट विद फिक्स एनर्जी एंड वेलोसिटी, यानी कि जब इलेक्ट्रॉन एटम के में न्यूक्लियस के गिर्द घूम रहा होता है तो एक ख़ास एनर्जी से घूमता है। अब एक फोटॉन आया, मान लेते हैं ये वाला, तो इस फोटॉन ने इसको इलेक्ट्रॉन को यहाँ से उठा के N2 में लेके जाना है, तो एनर्जी क्या होगी, एब्ज़ॉर्ब होगी। और मान लेते हैं इसकी E एनर्जी था, उसने N1 में आना है, तो ये क्या करेगा, एनर्जी को रिलीज़ करेगा। तो एनर्जी इज़ रिलीज़। जब एनर्जी एब्ज़ॉर्ब हो रही होती है तो इसको एक्साइटेशन बोला जाता है। एक्साइटेशन इसलिए बोलते हैं बिकॉज़ इलेक्ट्रॉन निचले लेवल से ऊपर वाले में जाता है, और जब किसी ऊपर वाले लेवल से नीचे वाले लेवल में आता है तो उसको डी एक्साइटेशन बोलते हैं, मतलब एनर्जी का रिलीज़ करना। और इसी चीज़ को हम लोगों ने दूसरी पिक्चर में भी देखा है। ये इस सिनेरियो को हम लोग इस तरीके से भी ज़ाहिर कर सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन नीचे पड़ा है, यहाँ पे एक फोटॉन आया h म्यू, उसने इसके साथ इंटरेक्ट किया और वो फोटॉन ऐसी एनर्जी रखता था जो कि इन दोनों के डिफरेंस के बराबर थी। तो इसने इस इलेक्ट्रॉन को उठा के कहाँ पे ले जाना है, इस जगह पे, तो इसको क्या बोलेंगे, एक्साइटेशन। और अगर इलेक्ट्रॉन मान लें ऑलरेडी हायर स्टेट के अंदर मौजूद है और वो नीचे आता है, फोटॉन रिलीज़ करेगा, तो इसको बोलेंगे रिलैक्सेशन और डी एक्साइटेशन। रूल एक ही है हमारे पास कि वही फोटॉन इंटरेक्ट कर पाएगा जो कि एनर्जी डिफरेंस के बराबर एनर्जी लेके आएगा, अदरवाइज़ वो इंटरेक्ट नहीं करेगा, इलेक्ट्रॉन को एक्साइट नहीं कर पाएगा और इसी तरीके से पास हो जाएगा। एक्साइटेशन क्या होता है फिर हमारे पास, बाय डेफिनेशन टू गो फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल, दिस इज़ कॉल्ड एज एक्साइटेशन। टू गो फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल, यानी कि ऊपर से नीचे आना इलेक्ट्रॉन का, डी एक्साइटेशन।